प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश भर के अधिकारियों से की बात। कहा, प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इसे किया जाएगा समाप्त। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,193 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,90,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 7 सितंबर से लखनऊ में मेट्रो सेवा होगी शुरू। पूरी ट्रेन को सैनिटाइज करने, यात्रियों की थर्मल टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को किया जाएगा लागू। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना काल में पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में पुलिस के द्वारा दी गई सेवाएं शानदार हैं। इस कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है। जीवन का ये हिस्सा है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का बड़ा महत्व होता है और जनप्रतिनिधि का सम्मान ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में गलत आदतों को रोकने के लिए भी एक तरीके से आगे हमारे देश में बात कही है।
समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इसे समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान तथा पोषित आहार हेतु आम जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए शुरू हो रहे पोषण अभियान को लेकर प्रदेश भर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में हर वर्ष बड़े पैमाने पर छोटे बच्चों की दिमागी बुखार से मौत के मामले सामने आते थे। इनमें वे बच्चे अधिक होते थे जो कुपोषित होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं लड़ी गई, जिसके कारण इस तरह के हालात पैदा हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सितंबर माह में पोषण अभियान को सघन रूप से पूरे प्रदेश में लागू करेगी और यह देखा जाएगा कि हर कुपोषित बच्चे तक इस अभियान का लाभ पहुंच सके। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच में लद्दाख के दौरे पर गए सेना प्रमुख ने अलग अलग जगहों पर अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि पिछले 2-3 महीने से LAC पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसका समाधान निकालने के लिए चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यथास्थिति बरकरार रखें और अपने हितों की रक्षा करने में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग के कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए जाएं। उन्होंने ICU बेड्स की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के समुचित उपचार एवं जीवन रक्षा के लिए उसे शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। इससे प्रभावी सर्विलांस की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने इस कार्य को तत्परतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। कोविड-19 के संबंध में डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल ट्रेसिंग के और प्रभावी करने और ICU बेड्स को और बढ़ाने का निर्देश दिया। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का समुचित उपचार और जीवन रक्षा के लिए सर्वेलेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी निर्देश दिया। अक्सर ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में बहुत कम ऑक्सीजन पर डायरेक्ट पेशेंट्स की एंट्री हो रही है, यानी पेशेंट को बुखार आया, बुखार आने के बाद भी घर से नहीं निकले
और जब बहुत बुखार आने के बाद सांस चलने लगी और सांस में दिक्कत होने लगी तभी पेशेंट को लाया गया, ये उचित नहीं है। जो भी पेशेंट जरा भी बुखार का लक्षण हो, जरा भी सांस लेने में दिक्कत हो, तुरंत फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर और कंट्रोल सेंटर को फोन करके तुरंत भर्ती होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि व्यक्तियों की तुरंत समुचित इलाज हो सके और उनको किसी भी रूप में कहीं भी उनकी जो है उनके जीवन पर कोई असर न आए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,193 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 58,595 है। अब तक 1,90,818 लोग उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक 3,762 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 1,46,601 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक 61,46,994 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,193 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 58,595 है। जो लोग संक्रमण का प्रतिशत 75.37% है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,762 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का इस समय 1.48% है, जो राष्ट्रीय CFR से कम है। कल प्रदेश में 1,46,601 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 61,96,994 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। कर्ज अदायगी के दौरान कर्ज स्थगन अवधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान का ब्याज न लिए जाने की मांग कर रहे कर्जदारों को राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जिन खातों को इस वर्ष 31 अगस्त तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित न किया जाए। अदालत इस मामले पर 10 सितंबर को फिर सुनवाई करेगी। कोविड-19 के कारण ठप हुआ मेट्रो रेल का संचालन 7 सितंबर से फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। मेट्रो रेल प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। प्रतिदिन पूरी ट्रेन का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आरोग्य सेतु और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। सावधानियों को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल से बातचीत की। कोविड-19 के चलते बंद पड़ी मेट्रो 7 तारीख से लखनऊ की पटरियों पर फिर से दौड़ने जा रही है, लेकिन महामारी के कारण लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ प्रबंध किया है मेट्रो रेल प्रशासन ने। हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रबंध निदेशक लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कुमार केशव जी हैं। 7 तारीख से फिर से एक बार रेल पटरियों पर होगी और जो स्टेशन सुनसान थे उन पर चहल पहल बढ़ेगी। क्या कुछ आपने तैयारियां कर रखी हैं? लखनऊ मेट्रो जो है वो सिटी का प्राइड है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ लखनऊ। और कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी स्पेशल प्रिकॉशंस अब ली जानी हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लीनलीनेस अभी तक होती थी, लेकिन अब हमें सैनिटाइजेशन भी करना है। तो सारे स्टेशन और सारी ट्रेन्स जो मेट्रो की जो डिपो में आएंगी ट्रेन्स, ये सब रात में क्लीनलीनेस के बाद सैनिटाइज की जाएंगी। तो जब सुबह आप मेट्रो स्टेशन में दोबारा आएंगे तो सारा एरिया फिर सैनिटाइज्ड होगा। इसके अलावा जो कॉमन टच पॉइंट्स हैं, जैसे टिकट काउंटर्स हैं, TVMs हैं, गेट्स हैं या ट्रेन के हैंडल्स हैं, या जहाँ लोग बैठ रहे हैं ट्रेन में, उन एरियाज़ को भी हम दिन में भी म्युनिसिपली एंड पे जब राउंड ट्रिप करके आएंगी ट्रेन्स, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उनको भी हम सैनिटाइज करते रहेंगे ताकि एक से कोई इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट ना हो। हम सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मास्क पहन के आएँ। बिना मास्क के मेट्रो की यात्रा हम परमिट नहीं कर पाएंगे।
आरोग्य सेतु एक ऐप है भारत सरकार का जो मोबाइल में सबके पास नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास भी स्मार्ट कार्ड है, स्मार्टफोन है, उनका हम आरोग्य सेतु स्टेटस चेक करेंगे और अगर वो ग्रीन के अलावा कुछ और भी है तो हम उनको परमिट नहीं करेंगे। जिनके पास नहीं है फ़ोन, स्मार्टफोन या आरोग्य सेतु, उनका फिर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करके सिम्टम्स देख के, या वो खुद भी बताएंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और टेम्परेचर वगैरह सब ठीक है, तो उनको हम यात्रा पे परमिट करेंगे। जो हम लोगों ने जो पूरा मंत्रा जिसको बनाया है अपनी वर्किंग का, वो है अडॉप्ट मेट्रो विद सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन है उसमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, बस यही हमको बचा के पूरा तरह रखेगा। तो हमारे स्टेशंस पे भी जब आप आएंगे तो बहुत सारे फ्रेश स्टिकर्स हैं जो हमने फ्लोर पे लगाए हैं, दीवारों पे लगाए हैं, जो येलो कलर के हैं, और हर क्यूइंग स्पेस जैसे टिकट काउंटर के सामने, गेट्स के सामने या ऐसी जगहों पर टीवीएम के सामने, वहाँ पर स्ट्रिप्स हैं जिन पे लगा हुआ मार्क बने हुए, तो आपको पता है कि हमको उससे थोड़ा दूर खड़ा होना है। कुमार साहब, इतनी बड़ी मेट्रो रेल है लखनऊ के लिए, जैसा आपने कहा गिफ्ट भी है, इसके प्रबंध निदेशक होने के नाते आप अपने यात्रियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप मेट्रो सबसे सुरक्षित यात्रा है, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी केयर करेंगे। आप आएँ और इसका बहुतायत में प्रयोग करें। हम पूरी तरह ये कोशिश करेंगे कि आपकी सुविधाजनक यात्रा हो। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब आएँ तो एक तो स्मार्ट कार्ड की तरफ आप बढ़ें, टोकन्स को आप परचेज ना करें। टोकन हालांकि मिलेंगे, लेकिन किसी के भी साथ पैसा ट्रांजैक्ट करना शायद उतना सेफ नहीं है। हम अपना स्मार्ट कार्ड लें, उससे चलें, हमें किसी को कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं। ये थे प्रबंध निदेशक रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन के, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी भले ही है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंचाइयां छूने की जो उनकी चाहत है, जो लखनऊ को सजाने की चाहत है, उसकी तरफ वो बढ़ते जाएंगे। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के चिन्हट विकासखंड के छिबियापुर गांव की रहने वाली महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोरोना काल में इन्होंने दलिया, सूजी, मैदा, बेसन और मसाले बनाने का काम शुरू किया, जिससे इनकी आमदनी बढ़ गई और जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। अपने कर्मों से भाग्य बदलने वाले आत्मनिर्भर बनते हैं, ऐसा ही कर दिखाया है लखनऊ की रहने वाली सुषमा ने। छिबियापुर ग्राम सभा की रहने वाली सुषमा ने ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए समूह बनाकर खुद को तो स्वावलंबी बनाया ही, अपने साथ जुड़ी अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। एक समय था जब सुषमा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। अचानक पति के दुनिया छोड़ जाने से घर की गृहस्थी बिगड़ गई। रोजी रोटी का संकट सामने आ खड़ा हुआ। समय लॉकडाउन का था, तब इन्होंने आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दलिया, सूजी, मैदा, सत्तू, बेसन और मसाले तैयार करने का काम शुरू किया। आजीविका मिशन से मिली आर्थिक मदद से इन्होंने चक्की लगाई। अब इस समय इनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की अच्छी बिक्री होने लगी है और समूह में काम करने वाली महिलाओं का जीवन स्तर बदल रहा है। जो हमारा समूह चल रहा है उसमें आप 12 महिलाओं को जोड़ लेंगे तो मैं आपको समूह में एक अच्छा सा संगठन बन जाएगा और हम लोग कार्य करने के लिए अच्छे से कार्य करेंगे और सबको रोजगार मिल जाएगा, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, सबका परिवार खुशहाल चलेगा। सब पहले से हालात अच्छे हैं, अब किसी से कहना नहीं पड़ता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो मिलता है खुद से ही हम करते हैं। पैसे भी मिलते हैं, मतलब पहले से बहुत समस्या कम हो गई। अब हम तो अच्छे हैं और यहाँ आते हैं टाइम भी कट जाती है और सब काहे की सुविधा भी रहती है। धीरे धीरे इनके समूह को पहचान मिलने लगी है। सरकारी मदद ने इन्हें आत्मनिर्भर बनने में बड़ी मदद दी, जिससे अब इनकी जिंदगी दोबारा से संवरने लगी है। आज स्थिति ये है कि इनकी गाड़ी चल चुकी है और ये नॉन स्टॉप इनकी गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि इनका कार्य इतना बढ़िया है और जो आइटम ये बना रही है बहुत शुद्ध रूप से, मार्केट से भी अच्छा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि स्वदेशी स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी में जो इन्होंने अपना मैदा और सूजी और दलिया बना के इन्होंने पेश किया, लोगों ने सराहा। जब आपदा आई तो इन्होंने हिम्मत कर मेहनत से आत्मनिर्भर बनने की राह तलाशी। आपदा को अवसर में बदला। इन लोगों के काम को देखकर आसपास के लोग भी इनसे प्रभावित हो रहे हैं।
आजीविका मिशन के तहत इनके रोजगार के द्वारा आज ढेर सारी महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह में इनका ये कदम सराहनीय है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। इस बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले पारंपरिक शिक्षक सम्मान समारोह वर्चुअल होगा। पूरे देश से जो अध्यापक सम्मानित किए जाएंगे उनमें प्रदेश के भी 3 अध्यापक शामिल हैं। इनको इनके जिले में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से सम्मानित करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 5 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इस दिन शिक्षकों के आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक राजनेता के साथ एक महान शिक्षक थे, उनको याद किया जाता है। उनके स्थापित आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली जाती है। साथ ही भारत सरकार पठन पाठन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। राष्ट्रपति भवन में 1962 से आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम इस बार वर्चुअल आयोजित होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची में प्रदेश के 3 शिक्षकों का भी नाम है। उन्नाव की स्नेहिल पांडे ने बालिका शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। हर साल एक जरूरतमंद छात्रा को अपनी ओर से साइकिल दिया और यही कारण है कि उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उनका राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में नाम है। स्नेहिल उत्साहित हैं और कहती हैं कि उनकी मेहनत और लगन को सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली ओवरजॉयस, ओवरवेल्म्ड ऑन नेशनल टीचर्स अवार्ड कि मुझे चुना गया। आई एम सेलेक्टेड एज NET 2020। प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एमडी इंटर कॉलेज के मीरापुर भौमा के प्रधानाचार्य विकास कुमार को भी सम्मानित किया जाएगा। अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का, प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा चयन इस पुरस्कार हेतु किया गया। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। उस शिक्षा नीति में यह पुरस्कार या जो मेरे अन्य जो साथीगण हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आगे वो ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। मैनपुरी के इसरत अली ने पठन पाठन के परंपरागत तरीकों से हटकर शिक्षण कार्यों के लिए अभिनव प्रयोग किए और यही कारण है कि उनकी प्रयोग धर्मिता को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। फिलहाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ये शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। साथ ही महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति उनकी सच्ची संवेदना भी होगी। आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए फतेहपुर जिले के गंगा कटरी में लगभग 140 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र तैयार करवाया जा रहा है, जो वन्य जीवों को शरणस्थली के लिए आकर्षित कर रहा है। क्योंकि लगातार हो रही वनों की कटाई से वन्य जीवों का विचरण दुर्लभ हो गया है और वन्य जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। गश्त के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी RL सैनी ने बताया कि जिले में तैयार हो रहे वन क्षेत्र में जंगली सुअर, हिरण प्रजाति सांभर, खरगोश, हाइना, नीलगाय जैसे वन्य जीव अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही वन व वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए लगातार वन विभाग की वन रक्षक टीम गश्त कर रही है और हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। कश्मीर के सुंदरी वन पाकिस्तान सीमा पर तैनात BSF के शहीद जवान वीरपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनकी गृह जनपद कन्नौज के गांव भिग्गी पुरवा पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए गांव में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। शहीद जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और भाजपा नेता सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। शहीद वीरपाल सिंह जम्मू कश्मीर के सुंदरी वन में सीमा पर घुसपैठ के रोकने के लिए अपने साथियों के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी ऊंची पहाड़ी से उनका पैर फिसल गया और वे 50 फीट गहरी खाई में जा गिरे। गंभीर हालत में शहीद जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 सितंबर की रात में उनकी मौत हो गई। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि शहीद के परिवार के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है और हर आवश्यक मदद दी जाएगी। हर जवान जो सेना पर देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, वो चाहे जिस परिस्थिति में वहाँ उसको प्राण गंवाना पड़ता है, वो देश की सुरक्षा में प्राण गंवाता है। यह देश के लिए शहीद होना ही है। इसलिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ हर सिपाही जब वहाँ प्राण गंवाता है तो शहीद होता है देश। जितनी भी इस प्रकार की अनुतोष केंद्र और प्रदेश सरकार के हो सकते हैं, वो सारे अनुतोष इनके परिवार को मिले।
देश में कोरोना के संक्रमण से अग्रिम पंक्ति की लड़ाई लड़ाए रियल हीरो में कुछ नर्सें और मेडिकल स्टाफ ऐसे भी हैं जो कोरोना के मरीजों का न सिर्फ दिन रात इलाज कर रहे हैं बल्कि अपने फर्ज को निभाने के लिए खुद ही अपना घर परिवार छोड़कर आइसोलेशन में रह रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना का इलाज कर रहे नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ चिकित्सक को अपना प्रथम धर्म मानकर पूरे सेवा भाव के साथ कोरोना मरीजों को अपना परिवार बना चुके हैं। उनकी सेवा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ मेडिकल स्टाफ ने अस्पताल को ही अपना घर बना लिया है, तो जो मेडिकल स्टाफ कई दिनों की अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहे हैं वो भी पहले अलग कमरे में रहते हैं। कुछ दिन अलग रहने के बाद ही अपने बच्चों और परिवार से मिलते हैं। इन्हें अपने परिजनों और बच्चों के साथ ही उन कोरोना मरीजों की फिक्र है जो कोरोना के चलते अपने घर परिवार से दूर अस्पतालों में एक उम्मीद के साथ कोरोना महामारी को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 डेज की हम लोग की ड्यूटी रहती है और 2 डेज की जो है हम लोग की क्वारंटाइन पीरियड रहता है। 14 दिन की एक्टिव क्वारंटाइन। अंदर किसी तरह की कोई दिक्कतें? हाँ, दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं। सबसे पहले तो पीपी किट पहनने के बाद जो हम लोगों को सफोकेशन होता है या हम लोग उस चीज़ को झेलते हैं वो तो एक एज ए स्टाफ, एज ए डॉक्टर और वार्ड बॉय ही समझ सकते हैं कि उसको कैसे झेलते हैं। उसको पहन के 2-3 घंटे उस वार्ड में उस पेशेंट के बीच में रहना, प्लस पेशेंट को भी पूरी तरीके से सहयोग करना, सब कुछ देखना, उनका कोई चीज़ उनकी दिक्कतें हो तो उसको सॉल्व करना। कभी कभी कोई पेशेंट होते हैं जो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हमको देना, जैसे हमको पानी पिलाना। चल जाना चाहेंगे तो मैंने कहा सर घर पर तो मेरे सीने का इलाज हो नहीं पाएगा, लिहाजा मुझे अस्पताल ले चलें। तो यहाँ सर मुझे सरकारी एम्बुलेंस से बेली हॉस्पिटल तेज बहादुर सप्पू चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की उचित देखरेख से हर समय सुबह 6:30 बजे आ जाते थे बीपी नापने, बुखार नापने, खांसी पूछते थे और भी चीज़ें पूछते थे। तो वो सब मेरा धीरे धीरे करके 7 दिन में नॉर्मल आया। खाने पीने की व्यवस्था, सुबह 7 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता, 10 बजे काढ़ा, 12:30 बजे खाना। वहाँ पर इतना अच्छा, वो लोग इतने प्यार से बात करते थे जिसकी वजह से हम तो 5 दिन में ही खड़े हो गए और धीरे धीरे करके मैं 2 दिन वहाँ पर लोगों की सेवा भी करने लगा जो लोग नए आते थे उनके साथ मिल। लखनऊ में अस्पतालों के बाहर लगातार हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ पुलिस ने आज सभी जगह से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया है। अस्पतालों के बाहर निरीक्षण करने के लिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा खुद पहुंचे और उन्होंने वहां से रास्तों को साफ कराया। इस दौरान उनके साथ इलाकों के एसीपी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर की पहली प्राथमिकता लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि अस्पतालों के बाहर तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। ये अभियान आज पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में एक साथ चलाया जा रहा है और हमने ऐसे 26 हॉस्पिटल चयनित किए हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। जब से लखनऊ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।